हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने वादा किया था कि हम लोग बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के सारे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देख रखा है उनके लिए ये सेकंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो अभी लिंक पर जाएं और जाकर फर्स्ट वीडियो पहले देख लें, या फिर मेरे वीडियो के लास्ट में अंत में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसका फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बचे हुए सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में या एक क्वेश्चंस के बाद मैं आपको सारे थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर दूंगा कि कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़ने हैं और ध्यान देने हैं। तो एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग टू एंड सारे थ्योरीज को भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोगों को इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेना है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लेना है, और कॉस्ट शीट जरूर देख लीजिएगा। कॉस्ट शीट आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं, और कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट शीट का सर स्पेसिमेन बनाया कैसे जाता है और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको इजी वे में बना सको। तो चलो हम लोग देखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट स्पेसिमेन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम। आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा मटेरियल कंज्यूम, और अगर आपके क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया गया है तो याद रखोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और नोट डाउन करते जाओ। अगर मटेरियल कंज्यूम आपको दिया गया है तो ठीक है, अगर मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया गया है तो आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। तो आपको करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो आपका मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे रहेंगे, आपको लिख देना है। ये तीन चीजें जुड़कर जो आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, कौन कौन सी, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जुड़कर आपकी आएगी प्राइम कॉस्ट, नथिंग एल्स। उसके बाद आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। अगर आपको नहीं पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है तो आप बुक में इलस्ट्रेशन में देख सकते हो, या अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर दोगे सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, उससे ऐसे नॉर्मली समझ लो कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीजें होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आती है। जनरली 80% 80 to 90% क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड लिखा रहेगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, तो आपको फिर जोड़ना क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देना है इसमें, ऐड करोगे। तो उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस WIP, अगर वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दिया हुआ है तो ये दो चीजें लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी है। अदरवाइज आपका जोड़कर जो आएगा वो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है तो आपको उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, क्लोजिंग बैलेंस आपको लेस करना है। ऐड लेस करने के बाद वी गेट वर्क कॉस्ट, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमको ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करनी है। अगर आपको ऑफिस ओवरहेड दिया गया है तो ऑफिस ओवरहेड्स लिख दोगे, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो। ठीक है, या उसके अलावा अगर आपको सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया गया है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप उसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है तो आप ओपनिंग को ऐड करोगे, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस लेस करोगे, ये है फिनिश गुड्स। ठीक है, वो लिखा हुआ रहेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स। ये अगर आप ऐड लेस करते हो तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और अब बताएगा उसको सेल हमने कितने में किया है। अगर हमने उसको ज्यादा में सेल किया है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर कम में सेल किया है तो लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है और उसको मैंने 1,20,000 रुपए में सेल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख के सामान को 1,20,000 में हमने सोल्ड कर दिया, तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 20,000 रुपीज का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 20,000 का प्रॉफिट। और अगर हमने कम में सोल्ड कर दिया है तो 20,000 रुपीज का लॉस आ जाएगा। तो ये है आपका कॉस्ट शीट। आप इसको एक बार फॉर्मेट को कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। हो सकता है आपको 16 मार्क्स में सिर्फ ये भी पूछा जाए कि कॉस्ट शीट क्या होता है और इसके स्पेसिमेन कैसे हैं। एक इमेजिनरी फिगर बोलेगा तो कोई भी फिगर अमाउंट अपने मन से डाल दोगे, नहीं बोलेगा तो सिर्फ इतना फॉर्मेट बना दोगे, 16 मार्क्स मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर ले।
आशा है कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा। चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट वो आपके क्लियर हो जाए, माइंड में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट शीट बनता कैसे है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा, दिख रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, मतलब यह मिसिंग है। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ मिसिंग रहता है, तो ये मिसिंग है, हमको निकालना है। वर्क कॉस्ट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सेलिंग एक्सपेंस दिए गए हैं, सेल्स दिया गया है और प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको लिखना, बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको मटेरियल दिख रहा होगा क्वेश्चन में, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो ठीक है, नहीं ले रखा है तो बैक करके पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मटेरियल, और वीडियो को पॉज करके बार बार अमाउंट देखें कहां से आ रहा है। सबसे पहले देखो मटेरियल गिवन है 70,000, तो मटेरियल कंज्यूम जो गिवन है 70,000 हमने लिख दिया। फिर देखोगे उसके नीचे डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस हमारे पास है 80,000 हमने लिख दिया। अच्छा, उसके नीचे फिर देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ तो है बट उसका अमाउंट क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता, वो हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी गॉट प्राइम कॉस्ट। उसके नीचे देखोगे फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन कहता है वर्क कॉस्ट 150% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हम लोगों को तो प्राइम कॉस्ट नहीं पता है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखोगे क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया गया है, तो अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो हमें इसका काम ही नहीं है, इसको हटा देंगे। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट दिया गया है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, तो चलो अब देखता हूं फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ही प्राइम कॉस्ट पता चलेगा हमें फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। फिर वर्क कॉस्ट में हम लोगों को ऐड क्या करना रहता है, ऑफिस ओवरहेड। तो क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होगे तो ऑफिस एक्सपेंसेस दिया गया है 70,000, तो ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग लिख देंगे 70,000। जैसे ही इसको ऐड करेंगे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन में देखोगे सेलिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 60,000, यहां लिख देंगे 60,000। इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक, ये कॉस्ट निकल गया। अब इसको कंपैरिजन हम लोग को कर लेना है किससे, सेल से। तो सेल से जब कंपैरिजन कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, देखो अभी सारा मिसिंग फिगर है, जिसका जिसका अमाउंट दिया गया था हमने लिख लिया सेम कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को बनाना स्टार्ट करना है। तो लास्ट लाइन कहता है सेल कितना है, 50,000 यूनिट ऑफ 10, 50,000 यूनिट। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो देख सकते हो 50,000 यूनिट 10 रुपीज करके, तो 50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर, 5 लाख रुपीज हो गया आपका सेल। अब हम लोगों को कहता है कि इस पे प्रॉफिट होगा कितना, 25% ऑन कॉस्ट। सर कॉस्ट तो पता नहीं है, इसीलिए हम लोग सेल सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। देखो वर्किंग नोट में मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, ध्यान दोगे। प्रॉफिट बोला है कॉस्ट का 25, कॉस्ट तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग को किस पे निकालना है, सेल पे निकालना है। तो सेल हो गया 5 लाख इंटू कितना परसेंट, 25%। याद रखोगे जब भी हम लोगों को कॉस्ट पे बोले निकालने के लिए, बट हम लोग निकालेंगे सेल पे, उल्टा निकाल रहे हैं, इसलिए उसका जो रेट रहेगा वो नीचे प्लस हो जाएगा। नॉर्मल केसेस में क्या होता है 25/100, 25/100 लिखते, लेकिन इस केस में क्योंकि बोला है प्रॉफिट जो आएगा आपका वो किसका होगा, कॉस्ट का 25, तो कॉस्ट तो पता ही नहीं है, इसलिए हम किस पे निकाल रहे हैं, सेल पे निकाल रहे हैं, इसलिए 25/125 हो जाएगा। यही अगर 10% रहता तो 10/110 हो जाता, अगर 20% रहता तो 20/120 हो जाता, समझ में आ रहा है ना। 30% रहता तो 30/130 हो जाता। ठीक है, तो अब काट देंगे इसको, 25 5 जो 125, 5 से कट करेंगे 1 लाख, मतलब हम लोगों को प्रॉफिट कितने का होगा, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर। अब बताओ 5 लाख में अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 4 लाख। क्लियर। अच्छा 4 लाख में से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको ऐड करते जा रहे हैं ना। नीचे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 60,000 ऐड किया तो हम लोगों को क्या मिला, 4 लाख मिला कॉस्ट ऑफ सेल। तो 4 लाख इसमें कितना ऐड करेंगे, 4 लाख का, तो 4 लाख में 60 माइनस करोगे कितना आएगा, 3,40,000 माइनस करते जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो 340 में 60 जोड़ोगे तो 4 लाख आ जाएगा ना, 4 लाख में 1 लाख जोड़ोगे तो 5 लाख आ गया ना, ऊपर क्या और जा रहा है माइनस करते हुए। अब 340 में हम लोगों का ऑफिस ओवरहेड जो है वो 70,000 है, तो 340 में 70,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
1000, 2 70 70, 3 40 वर्क कॉस्ट आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है वर्क कॉस्ट जो है, ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे, वर्क कॉस्ट जो है वो प्राइम कॉस्ट का 150% है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट है? 150% है। तो इसको वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। ध्यान से सुनोगे, कहता है वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू 150%, अगर आप देख पा रहे होगे 150% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, क्या प्राइम कॉस्ट हमें पता है? सर नहीं पता है प्राइम कॉस्ट। वर्क कॉस्ट पता है? हाँ सर पता चल गया, 2,70,000। तो यहां लिख देंगे 2,70,000 इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट इंटू कितना? 150%। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, याद रखोगे हम लोग 150 को इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2,70,000 इंटू 150/100 है तो 100/150 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कट कर देते हैं। एक 1,80,000, मतलब प्राइम कॉस्ट मेरा निकल गया 1,80,000। यहां निकाल लेंगे हम लोग 1,80,000। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बताओ 1,80,000 ये है और ये 2,70,000 है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। तो 270 से 1,80,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 90,000। 9 8 17, 2,70,000 आ गया। ये आ गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपको पता है ये तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट मिलेगा। तो जब ये 1,80,000 और ये दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है? 70 और 80, 1,50,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा सर? 30,000 रुपए। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके देख लेंगे। ये हम लोगों को नहीं पता था कितना है, टोटल तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो ये दोनों को जोड़कर 1,50,000 आ रहा है। 1,50,000 में और कितना जोड़ेंगे? तो 180 में से 1,50,000 घटाओगे कितना बचेगा? 30,000। तो हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000 रुपए आंसर। ठीक है, कोई डाउट? तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपको बनाना है कॉस्ट शीट तो इसी फॉर्मेट पे बनाना है। जो अमाउंट्स गिवन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, जहां जहां गिवन नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बनाते चले जाइए। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर आपको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर सकते हो। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, कॉपी कर ही लिया होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं अपने सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल हमने न्यूमेरिकल देखा, अब थ्योरेटिकल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ लेना है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कैसे डिफर करता है। दूसरा पढ़ लेना है व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मटेरियल इशू। लिफो फीफो ईफो जो आपने पढ़ रखा है वो आपको कर लेने हैं, मटेरियल इशू के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना है आपको व्हाट इज MHR, मशीन आवर रेट, डिस्कस इट्स मेथड्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि मशीन आवर रेट होता क्या है, जो अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी उसका डिस्कस करने वाला हूं। मशीन आवर रेट का मशीन आवर रेट होता क्या है उसको भी मैं बता दूंगा, डील कर दूंगा। इसके मेरिट डिमेरिट्स पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इसका स्पेसिमेन आ जाए एक इमेजिनरी फिगर के साथ। क्या भैया आप एक स्पेसिमेन बना दो, मशीन आवर रेट बनता कैसे है, एक इमेजिनरी फिगर, तो कोई भी फिगर लेके आपको बना देना है। तो इसका मैं फॉर्मेट अभी डिस्कस करने वाला हूं इसके बाद। नेक्स्ट पढ़ लेना आपको व्हाट इज कॉस्ट शीट, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, व्हाई इट इज प्रिपेयर, हाउ डज डिफर फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करते जाओगे आप जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ लेना है व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है। कॉस्ट रिकंसिलिएशन क्या होता है, कॉस्ट और फाइनेंशियल को मैच करने के लिए वो पढ़ लेना है। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आ जाए। कॉस्ट ऑडिट, हाउ डज डिफर फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, बाकी अगर एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो ब्रेक इवन एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, और ये हो सकता है आपका थोड़ा सा मैटर कर रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। देखो आपको ओवरहेड्स
आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लेबर कंट्रोल या ओवरहेड्स आपको पूछा जा सकता है, तो ये एक बार आप जरूर देख लोगे, इसका एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, अपॉर्शनमेंट कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट नोट्स में देखना है तो शॉर्ट नोट्स क्या देखोगे सर, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या क्या होता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद बिन कार्ड क्या होता है, डेंजर लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है। तो इससे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, इससे भी एक और फर्स्ट पिछले साल का एक वीडियो होगा जो आपको मैं लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में बता रखा है, थ्योरीज को आप उसे देख सकते हो, जिससे आपका शॉर्ट नोट्स और थ्योरी आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो वीडियो के लास्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, वो आप देख लोगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने हैं, ध्यान रखने हैं, शॉर्ट नोट्स में भी कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर कि सर ये मशीन आवर रेट होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर मशीन आवर रेट होता क्या है। तो देखो मशीन आवर रेट है कॉस्ट निकालने का, एक मशीन का 1 घंटे का कॉस्ट कितना होता है। सर ऐसा निकालते क्यों है, तो समझो बात को, कोई भी फैक्ट्रीज में जो मशीन चलती है या फिर कोई भी दुकान समझ ले या फिर कोई भी बिजनेस समझ ले, जैसे मान लो कि मैं शादी में जनरेटर लगाता हूँ, जनरेटर समझते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाया जाता है, तो मैं पर आवर चार्ज करता हूँ, 1 घंटे का चार्ज। अच्छा 1 घंटे का चार्ज मुझे पता कैसे चला कि 200 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया, 800 रुपया ऐसा होना चाहिए, मुझे पता कैसे चला, तो इसके लिए मैंने कॉस्ट तो निकाला होगा। ये तो मैं छोटे स्तर की बात कर रहा हूँ, अगर बड़े स्तर पे होता होगा, जैसे मान लो मूवीज में दिया जाता है, तो देखते होंगे ना कि मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो है पैसा उतना आना चाहिए, मुझे कम भी पैसा ना मिल जाए। तो ये निकालते कैसे है, या फिर एक साइबर कैफे में आप बैठे हो, एक साइबर कैफे वाला आपसे 1 घंटे का 20 रुपया 50 रुपया चार्ज करा, उसको कैसे पता चला कि 1 घंटे का 20 रुपया चार्ज करेंगे तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हम लोग निकालते हैं मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मशीन आवर रेट में हम लोग देखते हैं कि उस मशीन पे खर्च क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उस सारे खर्चे को हम 1 घंटे में चेंज कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होती है ना कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं मशीन में जो फिक्स्ड होते हैं, जो आपके मशीन चलने से चेंज नहीं होते हैं। अच्छा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, मशीन चलने के साथ साथ वो चेंजेस होते हैं। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, जो मशीन चलने के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे सर एग्जांपल क्या है सर, रेंट। अगर मैं किराया दे रहा हूं, मैंने एक मशीन, कॉफी मशीन लाई है और मैं 100 रुपए उसको किराया दे रहा हूं, उसमें मैं 1 कप चाय बनाऊं या 100 कप चाय बनाऊं, मुझे उसको 100 रुपया किराया तो देना ही पड़ेगा, या नहीं भी बनाऊं, मैं बंद करके रखूं तो भी मुझे किराया देना पड़ेगा। तो रेंट हो गया हमारा फिक्स चार्ज, ठीक है। लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग क्या होता है, बहुत सारे ऐसी मशीन होती है ना, तो एक बार में उसको पावर देना पड़ता है, ठीक है। उसको समझिए एक बार में हमको पावर देना है और वो मशीन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक बार में पावर देने में उतना ही चार्ज लगेगा। आप बोलोगे नहीं सर अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा चार्ज लगेगा। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी वगैरह में बहुत सारी बड़ी सी जो है वो चूल्हे बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बड़ा सा एक चूल्हा बनाया, समझोगे, ठीक है। और मैंने उसमें लकड़ियां, कोयले और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स डाली ताकि कोयला जल जाए और उससे मैं रसगुल्ले बना पाऊं। बात को समझोगे, अगर मुझे 500 रसगुल्ले बनाने हैं तो भी उस चूल्हे को जलाने में जितना लकड़ी लगेगा, जितना कोयला लगेगा, वो तो पूरा प्रॉपर वे में लगेगा। अगर मैं उसमें 2 रसगुल्ला बनाऊं तो क्या कम लकड़ी जलाऊंगा? नहीं, उसको चूल्हे को जलाने में, हीटिंग देने में मुझे उतना ही प्रॉपर वे में लगेगा। तो उसको जलाने में, उसको पावर देने में, उसको हीट देने में, एक बार स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रॉपर वे में उसमें 1 पीस बनाऊं, 100 पीस बनाऊं, लाख पीस बनाऊं, उसको हीट करने के लिए मुझे उतना ही एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी, उतने ही मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? तो वो भी क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस है, फिक्स चार्जेस है। नेक्स्ट आता है सुपरविजन एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर, वेजेस वगैरह जो देंगे वो फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। इंश्योरेंस, अगर हम मशीन का इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा इंश्योरेंस लगेगा, कम चलाएंगे तो नहीं लगेगा? नहीं, वैसा नहीं होता, वो फिक्स चार्ज होते हैं, ठीक है।
फॉरमैन सैलरीज, ये सारे जो है वो फिक्स्ड चार्जेस है, ठीक है। कॉटन्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, ये सारे फिक्स्ड चार्जेस है। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल चार्जेस। सर वेरिएबल चार्जेस क्या क्या है? जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपको पता ही है कि एक मशीन चलती है तो वो घिसती है, और घिसावट को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। मशीन चलती है तो घिसती है, और उस घिसावट को डेप्रिसिएशन, जितना चलेगी उतना घिसेगी ना, नहीं चलेगी तो नहीं घिसेगी ना, समझ रहे हो? तो ये क्या है? वेरिएबल है, मतलब चलेगी तो ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। रिपेयर्स, ज्यादा चलेगी तो ज्यादा रिपेयर करवाना होगा, दैट इज वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। पावर, मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, जितना ज्यादा देर तक खाना बनाऊंगा उतना देर तक जलाना पड़ेगा, या फिर मैं पावर दे रहा हूं तो, ठीक है। तो ये याद रखोगे, पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो मैं दे रहा हूं वो जितना ज्यादा देर तक होगा उतना यूनिट हमारा जलता जाएगा, वेरिएबल्स है, ठीक है। स्टीम एंड वाटर, जितना देर तक होगा उसको स्टीम, बहुत सारे फैक्ट्रीज में मशीन में स्टीम दिया जाता है, देखे होंगे, ठीक है, वाटर दिया जाता है, तो ये सारे वेरिएबल चार्जेस हैं। सारी चीजों को हम लोगों को कन्वर्ट क्या करना रहता है? पर आवर में कन्वर्ट करना रहता है। आपको या तो ईयरली दिया रहेगा, या मंथली दिया रहेगा, या आपको क्या दिया रहेगा? होल लाइफ का दिया रहेगा। सारी चीजों को देख लेना है, उसमें मशीन दिया रहता है कि कितने घंटे चली है, एक दिन में कितना चलती है, एक साल में कितना चलती है, या एक महीने में कितना चलती है। तो एक महीने में जितना चलती है, अगर कुछ अमाउंट जो है वो महीने का दिया हुआ है तो उस महीने वाले से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, मान लो मेरा दिया गया है कि 1 डे अगर वो मशीन चलती है तो 8 घंटे चलती है, अगर वो 1 मंथ चलती है तो वो कितना चलती है? मान लो 30 घंटे चलती है, ठीक है। और अगर वो 1 साल चलती है तो मान लो वो 1200 घंटे चलती है, एक एजम्पशन ले रहा हूं। और अगर वो लाइफ, पूरे होल लाइफ चलती है तो वो कितना चलती है? 12,000 घंटे चलती है, ठीक है, या 10,000 रखते हैं, 10,000 घंटे। अब देख लो कि एक्सपेंसेस कौन कौन से किस कैटेगरी में दिए गए हैं। अगर आपको रेंट दिया गया है तो आपको स्टैंडिंग में लिख देना है। अच्छा, रेंट मेरा दिया गया है, सपोज दैट रेंट मेरा दिया गया है 1,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना, महीने में है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? मंथली। एक मंथ में वो 30 घंटे चलती है तो इसको हम 30 से, क्योंकि ये मंथली था तो ये मंथ से डिवाइड कर दिया। अच्छा, कुछ जो खर्चे हैं वो मेरे डेज के थे, मान लो 120 रुपया पर डे कहता है, तो किससे डिवाइड कर देंगे? डे, एक दिन में कितना घंटा चलता है। अच्छा, कुछ लाइफ में दिया गया था तो लाइफ का हम लोग लाइफ वाले से डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करके डिवाइड कर देना और सबको 1 घंटे में निकाल लेना है। समझ में आ गई बात? ये आपका एग्जाम में दिया रहेगा। अच्छा, कुछ मिसिंग होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका मंथली नहीं दिया हुआ है और मंथ में है, आपको ईयरली दिया हुआ है और लाइफ का दिया हुआ है, सपोज कर लो। तो रेंट मेरा तो 1 मंथ का दिया हुआ था सर, अब 1 मंथ का तो हमको पता नहीं कि कितना घंटा चलती है, हमको 1 साल का पता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये मंथ में है तो मंथ को साल में कन्वर्ट कर लो। साल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर दिया, ये मंथली हो गया, ये इंटू किया तो ये ईयरली हो गया। अच्छा, अब ये ईयरली हो गया तो ईयर से डिवाइड कर दो 1200। इज इट क्लियर? समझ गया? सिंपल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको डील करते हैं। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखें, कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर द मशीन नंबर 58 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया है, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है, इफेक्टिव लाइफ दिया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया गया, होल लाइफ, स्टैंडिंग चार्जेस दी गई है, नंबर ऑफ मशीन दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहें तो रख सकते हो। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। चलो, अब कैसे कैसे हम लोग इसको लिखेंगे ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया था आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, याद रखोगे, कॉस्ट रहे स्क्रैप वैल्यू रहे, बहुत ध्यान से सुनोगे, कॉस्ट रहे या स्क्रैप वैल्यू रहे, ये सारी चीजें डेप्रिसिएशन का पार्ट है। और डेप्रिसिएशन मेरा जितना चलेगी उतना घिसेगी, आपको पता है, जितना चलेगी, तो ये वेरिएबल हो गया, तो यहां लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, कहता है कितना? कॉस्ट ऑफ मशीन है मेरा 11,000, ठीक। उसके बाद कहता है स्क्रैप वैल्यू, आपको पता होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, जितने साल चलेगी, ठीक है। आगे कहता है इफेक्टिव लाइफ जो है वो कितना है? 10,000 आवर है। यहां पर देखोगे 10,000 घंटे, अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपका लाइफ में दिया रहेगा तो उसको 10,000 से यहां डिवाइड करना है, लाइफ में दिया रहेगा तो, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो 10,000 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ। रिपेयर क्या है मेरा?
स्टैंडिंग सॉरी वेरिएबल, क्योंकि जितना चलाएंगे उतना रिपेयर करेंगे। अच्छा, रिपेयर जो दिया गया है अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे, देख लें फिर से जाकर, तो होल लाइफ में दिया गया है। लाइफ में दिया गया इसलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। लाइफ में दिया गया है तो होल लाइफ का है 2500, ये हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है स्टैंडिंग चार्ज फॉर अ शॉप फॉर अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डे, 25 दिन के लिए स्टैंडिंग चार्जेस हैं। स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग का दिया गया है 400 रुपीज। ठीक है, 400 रुपए लिख देंगे हम लोग, 400 रुपए। आगे कहता है नंबर ऑफ मशीन इन अ शॉप, कितना मशीन चलता है, 10 मशीन चलती है, तो डिवाइडेड 10 कर देंगे। एक मशीन का निकालना हमको 1 घंटे का, इसलिए डिवाइड कर देंगे 10 से। एक मशीन का निकल गया, तो एक मशीन का, क्योंकि ये 1 महीने का था, 25 दिन 1 महीने का, यहाँ 25 दिन मान रहा है 1 महीने को। ठीक है, 1 महीना मतलब 25 दिन, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 40 रुपया महीना। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस हो गए। इसके बाद देखोगे वर्किंग आवर पर डे, एक दिन में वो कितना चलती है, 8 घंटे चलती है मशीन, तो याद रखोगे पर डे, डे का लिखा हुआ है 8 घंटे, तो या तो आप इसको डे में कन्वर्ट कर दो, या तो अगर मंथ में है तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर दो। तो एक काम करते हैं, हम इसी को मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मंथली कितना हो जाएगा सर, 8 घंटे 1 दिन का है, कितना दिन पूरे महीने में चलती है, 25 दिन चलती है। आपको मैंने अभी बताया 1 महीने में वो 25 दिन मशीन चलती है, तो 25 × 8 कितना हो गया, 200 घंटा। मतलब कोई भी अगर एक्सपेंसेस आपका मंथली लिखा हुआ है तो वो कितना से डिवाइड होगा, 200 से। कोई भी एक्सपेंसेस आपका लाइफ में लिखा हुआ है तो वो कितना से डिवाइड होगा, 10,000 से। जैसे ये लाइफ में था, ये भी लाइफ में था, तो 10,000 से डिवाइड हो गया। ये आपका क्या दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 200 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट कहता है पावर यूज्ड पर मशीन, पावर कितना यूज कर रहे हैं, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, मंथली दिया हुआ है 75, तो कितना से डिवाइड हो जाएगा सर, 200 से डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको भी 200 से डिवाइड कर देंगे। आगे कहता है मशीन इंश्योरेंस 5% ऑफ डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस मेरा 5% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं सर, 11,000 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई कितना साल चल रहा था, 10,000। ठीक, कितना आ जाएगा, 1, तो 1 इंटू कितना परसेंट बोला था इसका निकालने के लिए सर, इसका 5% डेप्रिसिएशन का, तो इसका 5% निकाल देंगे, 5/100, तो ये निकल गया हमारा डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखोगे, डेप्रिसिएशन मैंने निकाला 11,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 घंटे चलता है, तो मैंने कट किया, मतलब वो कितना घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है, मतलब 1 रुपए पर घंटे चल रहा है, तो 1 रुपए पर घंटे निकल गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये तो 1 दिन का निकल गया ना, हम लोगों को कितने दिनों का निकालना है, तो सर हम लोगों को निकालना कितने दिनों का है, 200, तो इंटू 200, 0 0 0 0, 5 दूना 10, मतलब 1 महीने में 10 घंटे चलती है। अब देखो यहां पर टोटल हो गया 40 और 10 50 रुपए, ये टोटल 1 महीने का निकल गया। अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग चार्ज, क्योंकि हमको पर घंटा निकालना है, ये तो पूरे मंथ का आ गया 50 रुपया, तो हमको 1 दिन का निकालना है, इसलिए डिवाइड कितना से कर देंगे हम लोग, 200 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0.25, यह आ जाएगा आपका 0.25 पर आवर निकल गया। फिर से एक बार समझ ले, ये जो भी चार्जेस मैंने निकाला है वो 1 महीने का निकाला, मुझे कितने का निकालना है, 1 घंटे का निकालना है। ठीक है, और महीना को महीने से डिवाइड करना होगा, 200 से डिवाइड करना होगा, तो पर घंटा हम लोगों को निकल जाएगा, तो जो आ रहा है 0.25। इज इट क्लियर? अब देखोगे, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि महीना को जोड़कर डायरेक्ट
या फिर जो आपका आया था उसको डायरेक्टली सबको 200 से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो, वो भी आपका उतना ही आएगा 0.25 जो मैं दिखा रहा हूं। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अब देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं, ध्यान दोगे। दूसरे तरीके से मैं कैसे दिखा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टैंडिंग चार्ज थी कितनी। सर स्टैंडिंग चार्ज हम लोगों की थी 400 डिवाइडेड बाई कितने के लिए थी, तो सर हमारा 400 10 मशीन के लिए था, डिवाइडेड बाई 10, और ये तो निकल गया, कितना निकल गया 40 रुपया एक महीने का। अब इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 200 से डिवाइड करना है। तो अब चाहो तो यही 200 से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो यही 200 से डिवाइड कर सकते हो। 200 से काटोगे 2 दूनी 4, अब काटोगे 10 से तो कितना आ जाएगा 0.20। इज इट क्लियर। अब इंश्योरेंस कितना आया था सर, 1 रुपए का कितना परसेंट, 5%। 1 रुपया आ गया था ना एक दिन का, हम लोग डायरेक्टली निकाल देते हैं। तो 1 रुपये आ गया था एक दिन का, इसका 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.05। तो अब देखोगे अगर आप तो 20 रुपीज और 5 पैसा 25 पैसा आ गया टोटल। तो आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया बात कि सबको अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो या मंथ का पूरा निकाल कर एक बार में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल चीजें मैं बताऊं तो सबसे आसान यही रहता है कि आप पहले अलग कर लो, लाइफ को अलग कर लो, मंथ्स को अलग कर लो, डे को अलग कर लो। जो एक दिन का दिया गया है उसको दिन से डिवाइड कर दो, जो आपका मंथली दिया गया है उसको मंथ से डिवाइड कर दो, जो आपका लाइफ का दिया गया है उसको लाइफ से डिवाइड कर दो। सबसे सिंपल तरीका, और डायरेक्टली बाहर निकालते जाओ। जैसे यहां देखोगे हम लोग यहाँ डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दिए। डेप्रिसिएशन हम लोगों का कितना आ गया सर 1 रुपए, तो डेप्रिसिएशन हम लोग डायरेक्टली बाहर कर देंगे 1 रुपए, ठीक। अच्छा इसको डिवाइड कर देंगे 10 10 10 10 कट कर देंगे 0.25 ये आ गया, और 75 डिवाइडेड बाई 200 इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.38। अब ये सारा आप लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे 5 5 10 8 18 8 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 1 1 1.88 ये आ गया आपका मशीन आवर रेट का आंसर। मतलब इस मशीन का 1 घंटे का खर्च कितना है 1 रुपया 88 पैसा। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मशीन आवर रेट 1-2 एग्जांपल आप देख सकते हो, बना सकते हो। आपको स्टैंडिंग लिखना है, आपको वेरिएबल लिखना है, अलग अलग देखना है। सबसे पहले देखना है कि वो मशीन आवर जो है वो मंथली चल रही है, डेज में चल रही है, लाइफ में चल रही है। जिसका जो दिया गया है उससे डिवाइड करके पर मंथ पर आवर निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि ये कॉस्ट है, आपके न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी आपके क्वेश्चंस कम आएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल पे आप फोकस करोगे, न्यूमेरिकल को रिवाइज करोगे। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको पढ़ लोगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर लीफो फीफो हीफो का एक अलग से वीडियो बना दें, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं अलग से लीफो फीफो हीफो तीनों का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और उसमें मैं बता दूंगा कि वो और अच्छे तरीके से बनता कैसे है, उसको क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो, प्रोसेस अकाउंट आप लोग देख सकते हो, टेंडर प्राइस आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता ही दिया आपको, मैंने लीफो फीफो वीफो बता ही दिया आपको, मैंने मशीन आवर रेट बता ही दिया, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा चाहो तो टेंडर और प्रोसेस जरूर देख लीजिएगा। टेंडर के आने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, इस बार टेंडर आपका आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। आप इसमें और क्या देख सकते हो, आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लें। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो मैंने बताया था वो अच्छे तरीके से देख लें, उसके न्यूमेरिकल्स को भी 1-2 बना लें। इसके अलावा आप लोग मशीन आवर रेट जो मैंने बताया इसका स्पेसिमेन देख लें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन आपका आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन देख लें, ठीक है। बाकी जो मैंने थ्योरीज बताई है वो थ्योरीज कर लें। थ्योरीज के लिए आने के चांसेस हैं, 1-2 आपका 2-3 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 2 आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आपका फॉर्मेट आ गया तो स्पेसिमेन बना सकते हो। बाकी न्यूमेरिकल जो है आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। न्यूमेरिकल मैंने बहुत ही इजी तरीके से और कोशिश की है कि इसमें आपका सारा कवर अप हो जाए,
ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो देखो आपका हो सकता है कि सिर्फ अमाउंट अलग है, बट पैटर्न तो वही रहेगा, बनाने का तरीका तो वही रहेगा। आप अगर इसमें प्रैक्टिस करोगे तो काफी हद तक आप इसको कवर अप कर सकते हो। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ लास्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश ना करें। सिर्फ लास्ट टाइम में पढ़कर जाओगे तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एग्जाम पास आउट करोगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और बाद में आप बोलोगे कि सर हम लोगों को जॉब नहीं लग रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आप लोग ना करें। आप अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आपको आगे अपने फ्यूचर को भी बनाना है। आप सेमेस्टर 5 में चले गए हो, सेमेस्टर 6 में चले गए हो, आप ये चीज़ों को समझिए कि सिर्फ हम लोग लास्ट टाइम में 1 घंटा पढ़कर, तो फिर वो तो बेकार है ना, जो सालों साल पढ़ रहा है उसको तो नॉलेज बेकार है। ठीक है, 1 घंटे में कुछ भी नहीं हो सकता, या लास्ट टाइम में आप सोचोगे कि हम पूरा कवर कर ले तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि आप लोग का एग्जाम खराब जाए या कुछ हो। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लो, गेन कर लो और मार्क्स लिख कर आओ। लेकिन ये गलती फिर दोबारा आप सेमेस्टर 6 में ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है। आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको मतलब हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से गेन कर लें। ठीक है, आप अच्छे टीचर्स तलाश लें, अगर वो पढ़ाने के काबिल हैं या फिर वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको देखें, उनसे जाकर पढ़ें, उनसे जाकर गाइडलाइन लें, वो आपको अच्छा ही बताएंगे। कोई भी टीचर आपको खराब चीज़ें नहीं बताएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इस बार का तो एग्जाम आपके नज़दीक है, इस बार कुछ हो नहीं सकता। जितना मेरे से कोशिश हो पा रहा है मैं आप लोगों को कर रहा हूँ हेल्प। आप इसको पढ़ लें, सारी चीज़ें कर लें, फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं कवर अप कर पाऊँ। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट है, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं कि डाल दूं, ताकि आप लोग देखकर उसका लाभ उठा पाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।